आवाज़ आ रहेगा, चेक कर ले एक बार। सेशन शुरू करते फिर आज का। ओके, आवाज़ आ रहा है, ठीक है। चलो फिर सेशन शुरू करें। कैन वी स्टार्ट? Unacademy. Let's crack it. There are no silly questions, and we thrive on answering all your doubts. While dedicated doubt-solving live classes are a part of every course, we also have the Ask a Doubt feature for quick resolution of doubts even after your live classes. Just click on Ask a Doubt, type your question or click a picture of your doubt, highlight one specific question, choose the subject that the question falls under, and share it with your educator. Let's crack it. लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन। हम कल मतलब लाइक मेजर नॉन फूड क्रॉप्स तक पहुंच गए थे, तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट मी जस्ट चेक आउट हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे और उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके चलो फिर कैन वी स्टार्ट? लेट अस स्टार्ट। ओके, सो लेट मी जस्ट चेक आउट हम लोग कहाँ तक थे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। कहाँ तक थे यार हम लोग? आई थिंक हमारे क्रॉप्स वगैरह मेजर कंप्लीट हो गए थे। वी वेर ऑन सम नॉन फूड क्रॉप्स आई गेस। हाँ, फाइबर हो गया था, फाइबर क्रॉप्स, यस। वी स्टार्टेड विद फाइबर क्रॉप्स, हम लोग कॉटन पे थे। ओके चलो शुरू करें फिर। कैन वी स्टार्ट? चलो शुरू करते हैं। चलो, so cotton, India is believed to be the original home of the cotton plant. ओके ऐसा मानते हैं कि इंडिया से ही कॉटन प्लांट आया है। सो अपना ओरिजिनल है, खुद का है। जैसे कि टी कॉफ़ी बाहर से आया हुआ, वैसा नहीं है, कॉटन अपना ही है, ऐसा बोलते हैं। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ये तो काफ़ी सिंपल सा चीज़ है। कपड़ों के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या लगेगा मेन मटेरियल? कॉटन। सो इन 2016 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। है फिर से वही रैंकिंग, इंडिया दूसरा, चाइना पहले। आगे देखते हैं। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटिव। तो मेनली इसके लिए जो सॉइल लगती है इसका स्पेशल रिक्वायरमेंट है, और वो कौन सा है? ब्लैक सॉइल। वैसे भी ब्लैक सॉइल को दूसरा नाम क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल। सो उतना कोई हमको टेंशन नहीं है, सीधा सीधा सा बात है। इट रिक्वायर्स ब्लैक सॉइल की जो विच वी ऑलरेडी नो, हमको मतलब पहले से पता है। आगे देखते हैं। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर लगता है उसको, और हाई लाइट रेनफॉल ऑफ और इरीगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है। मिलेगा भी, वैसे भी आप ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं, आपके प्लेट्यू के नीचे आ जाता है ना, मतलब बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे के एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये नीचे वाले स्टेट्स, एंड गुजरात ऑल्सो। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स की जो ट्रॉपिकल रीजन में, तो हाई टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। लाइट रेनफॉल, वैसे भी बारिश ज़्यादा गिरती नहीं है नीचे के स्टेट्स में, सो लाइट रेनफॉल। और इरीगेशन है, तो अगर रेनफॉल नहीं है तो इरीगेशन से भी काम चल जाएगा। एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रॉस्ट मतलब क्या? बर्फ की जैसा। तो इतना ठंडा टेम्परेचर तो होता भी नहीं है। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर व्हाट? फॉर ग्रोथ,
ठीक है ना, इतना सभी रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय द स्टेट्स की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो भी स्टेट्स है उनको सब में अंदर ये मिल जाता है। सो इट्स अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 10 लेट्स से 6 to 8 months टू मैच्योर। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक 6 से 8 महीने लग जाते हैं और खरीफ क्रॉप है मतलब बारिश के दिनों में आता है इन शॉर्ट। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से? ये सभी ऐसे स्टेट्स होंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, राइट। कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसा है, राइट। ओके, तो मेजॉरिटी आप तुम देख सकते हो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर के हैं। अब उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं तो इट्स वेरी सिंपल, लेकिन मोस्टली आपको कौन से बोलने हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे के। चलो, तो मेजर एरिया कवर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जूट। जूट के बारे में बात करते हैं। ओके, अब जूट क्या है? जूट इज़ नथिंग बट गोल्डन फाइबर। जूट को क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्डन फाइबर। उसको ये कर लो, अंडरलाइन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन फाइबर इसी को बोलते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर और सिल्क के अंदर। गोल्डन फाइबर, समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन जूट एंड सिल्क। सिल्क को समझ लेते हैं, वैसा नहीं है। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं। दिखने में गोल्डन कलर के जैसा दिखता है। सो जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। ओके, स्पेशल रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? कि आपका वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए, फ्लड प्लेन्स वाला। ओके, फिर वो तो प्लेन्स वाला हो गया, मतलब समथिंग लाइक एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के जैसा चाहिए। ओके, ठीक है। सो कॉटन को ब्लैक सॉइल, इसको एलुवियल सॉइल, ठीक है। सो वी विल रिक्वायर सम काइंड ऑफ एलुवियल सॉइल फॉर दिस। आगे हाई टेम्परेचर, वैसे भी हमको पता है ना अलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई द स्टेट्स। और उनको कैसा चाहिए? फ्लड प्लेन्स चाहिए, मतलब बहुत ऊपर की भी स्टेट्स नहीं चाहिए। आपके रिवर जहाँ जहाँ से फ्लो हो रही है उसके नीचे के स्टेट्स चाहिए। ओके, सो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय। ठीक है, मेघालय इज ओनली वन ऑफ द एक्सेप्शंस। बाकी सब तरफ ये तो अपने को पता ही है, इधर अलुवियल सॉइल मिलती है और नीचे के स्टेट्स हैं। सो आसाम एंड मेघालय, दीज आर दी स्टेट्स की जो थोड़े एक्सेप्शन में है इस जूट के रिलेटेड, बट मोर और लेस वही रीजन है। कौन सा? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपका जूट आ जाता है। नाउ इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें बनती है इससे, एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग इससे बनाते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैज़ मल्टीपल यूजेस, काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। तो इसको एक बार ये यूजेस याद कर लेना, एग्जाम में आपको यूजेस पूछ सकते हैं। नाउ ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स। कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब ये समझ में नहीं आया कॉस्ट कैसे ज़्यादा हो सकती है? कंपैरेटिवली ज़्यादा है। मतलब कैसा है ना, सिंथेटिक फाइबर जो आपके आ रहे हैं मार्केट में, जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में जूट को उतना मार्केट नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत कॉस्टली है वो। एंड पैकिंग मटेरियल्स पर्टिकुलरली द नायलॉन, तो इसके अंदर ज़्यादा टफ कंपटीशन कौन दे रहा है? नायलॉन दे रहा है। सो ये चीज़ ध्यान में रखना है। जूट इज़ फेसिंग कॉम्पिटिशन ड्यू टू हाई कॉस्ट, उसका बहुत ही कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉस्ट है, तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, मोर देन सफिशिएंट। ओके, चलो आगे देखते हैं। नाउ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब ये रिफॉर्म्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे रिफॉर्म्स दिए हुए एंड हाउ इट्स इंपॉर्टेंट। सो इट वॉज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। चलो थोड़ा प्रोग्रेस है। एनसीईआरटी जनरली कैसा करता है, वो बोलता है कि इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न। यहाँ पर क्या बोला है? प्रीवियस पेजेस में हमने पढ़ा है। तो चलो अच्छी ये है, प्रोग्रेस है। सो आई एम हैप्पी विद इट। आप भी खुश हो जाना चाहिए, राइट? प्रीवियस पेजेस, ओके, वेरी हैप्पी विद दैट। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से कर रहे हैं, हाँ पता है, पुराने ज़माने से हम लोग हमारे यहाँ पे कर रहे हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन और उधर के टाइम से हमारे पास एग्रीकल्चर चल ही रहा है। सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नोलॉजिकल एंड लेट्स से टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आपका जो लैंड का जो यूसेज है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू नहीं हो सकता है अनलेस एंड अनटिल उसको टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन दोनों का सपोर्ट है, दोनों का सपोर्ट चाहिए। मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? रिसोर्सेस में याद है तुमको, वो एक ट्रायंगल दिया हुआ था रिसोर्सेस में। सो दे हैड टोल्ड अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, लेट्स से उनका वजह से डेवलपमेंट होता है रिसोर्सेस का। सो दैट इज़ द सेम थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट। लैंड इज़ अ रिसोर्स और यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स न हुए तो उसमें उसका सब लेट से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल लेट्स से
the problem with your land is nothing but going to be compatibility with the techno institutional changes. Now, in spite of the development of the sources of irrigation, ये पहले चैप्टर के जैसा है, फर्स्ट चैप्टर के जैसा है. चलो आगे देखते हैं. Now, in spite of the development of the sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. ये दुख की बात है. आज भी आजकल ऐसा हो रहा है कि इरिगेशन इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद, देखो इतना आसान नहीं है. इरिगेशन को डेवलप करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है. एंड इट्स नॉट इवन सिंपल, क्योंकि अगर आपको इरिगेशन चाहिए तो डैम बनाने पड़ेंगे, और डैम बनाने के लिए जगह चाहिए. जगह चाहिए के लिए लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा. तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करना इतना आसान नहीं है. लेकिन हालांकि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इरिगेशन के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी अभी भी लोग मानसून और नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं. मानसून का समझ में आ गया. नेचुरल फर्टिलिटी बोले तो मतलब विदाउट यूज ऑफ फर्टिलाइजर. मानसून बोले तो क्या, फार्मर्स आर स्टिल डिपेंडिंग ऑन रेन प्लस विदाउट फर्टिलाइजर्स. विदाउट फर्टिलाइजर फार्मिंग चल रही है, विदाउट फर्टिलाइजर. ओके, जितना आ रहा है उतना आ रहा है, बट दे आर नॉट लेट्स से डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स. फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड नहीं है. नाउ फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पजेस अ सीरियस चैलेंज. उनका ठीक है, चलो फार्मर्स ऐसा कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की, जिस रेट पे बढ़ रही है, उनके लिए ये ठीक नहीं है ना. क्योंकि अगर आपका खाना ठीक से नहीं बनेगा, मतलब रिक्वायर्ड फूड आइटम्स आपके कंट्री के अंदर नहीं बनेंगे, तो फिर खाने को कैसा मिलेगा. सो एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. अभी वो फिर से वही रट्टा मार रहे हैं, कौन सा, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस दो. तो वो बोल रहे हैं इसी रीजंस का वजह से वी रिक्वायर टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. ओके, द रिपीट पॉइंट है. Thus, collectivization, consolidation of holdings, cooperation and abolition of zamindari, etc. were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. तो ये कुछ changes हैं, reforms हैं कि जो लाए गए थे to bring about institutional reforms in the country. तो ये आपके institutional reforms हो गए. इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज़. These are your institutional reforms. Institutional reforms है आपके. Okay. प्लीज़ इसको याद कर लो, इसको वहाँ पे लिख दो, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है ये. लैंड रिफॉर्म वॉज वन ऑफ द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान. इसको अंडरलाइन करो. लैंड रिफॉर्म उसी के अंदर आता है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन एजेंडा था वो. एंड द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लेड टू फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, लेट्स से नेसेसिटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. तो होल्डिंग्स का कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी था राइट ऑफ इनहेरिटेंस के बाद. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हाईलाइटेड पॉइंट्स. क्योंकि इनहेरिटेंस में क्या होता है, ज़मीन आपकी डिवाइड होती है, ज़मीन डिवाइड होती जाती है नीचे, तो उल्टा वहाँ पे कंसोलिडेशन की ज़रूरत है. मतलब ज़मीन साथ साथ में लाना चाहिए, इंटीग्रेशन, समथिंग लाइक एडिशन वैसा होना चाहिए. ओके, एंड व्हाट अबाउट दीज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी. ठीक है. ओके, सो ऑल दीज फीचर्स, एक तो कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए. आपके लैंड्स का कंसोलिडेशन, वो तो मैंने अभी समझाया, मतलब यू हैव टू इंटीग्रेट द लैंड्स. फ्रैगमेंटेशन जो हो गया वो विरासत का हक का वजह से, मतलब जैसे जैसे आगे आगे जनरेशन जा रही है, ज़मीन कम आ रही है लोगों के पास, तो वो एक तो कम हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट आपका कोऑपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी. ये ऐसे पॉइंट्स है कि जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे चेंजेस लाए हैं. तो ये चीज़ ध्यान में रखे, वर्ड्स कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन, कोऑपरेशन एंड लास्ट वाला इज एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी. सो दीज आर इंस्टीट्यूशनल लेवल रिफॉर्म्स. और उसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स भी एक आप जोड़ सकते हैं. द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर एनाक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और ल्यूकवर्म. ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मतलब निगेटिव पॉइंट अबाउट लैंड रिफॉर्म क्या, कि यहाँ पे हमने बनाया, कायदा बनाया, कायदा बनाने के लिए कुछ नहीं बना दिया अपन ने, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हुआ ठीक से. ओके, सो निगेटिव पॉइंट अबाउट लैंड रिफॉर्म, नेगेटिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म. हाँ, तो ये ध्यान में रखना, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म में इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है. मतलब जब दिया ही है तो इशू क्या है. इशू ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा. ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 70s. The Green Revolution, based on the use of package technology, and the White Revolution, Operation Flood, were, let's say, some of the strategies initiated, let's say, to improve the lot of Indian agriculture. अब ये क्या है, what is this? ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है आपके. ठीक है, कहाँ से, ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन, दीज आर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स.
ओके, ये आपके टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है, वहाँ पे लिख दो ग्रीन रेवोल्यूशन एंड आपका ये वाइट रेवोल्यूशन, दीज आर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पैकेज टेक्नोलॉजी? पैकेज टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैकेज टेक्नोलॉजी बोले तो वहाँ पे पैकेट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पैकेज टेक्नोलॉजी इन द सेंस ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब कोई चीज़ में पर्टिकुलर डेवलपमेंट, दे वर वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, they were working on the development of pesticides, they were working let's say on the development of fertilizers, irrigation and lots of things। तो ये सभी चीज़ें, these are inputs, तो ऐसा सभी पूरा डेवलपमेंट करके दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट पैकेट टेक्नोलॉजी, पैकेज, तो ये कंप्लीट पैकेज दिया जाता था, दिस इज अ कंप्लीट पैकेज टेक्नोलॉजी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द वर्ड मीनिंग? Green revolution based on the use of package technology. So basically we were providing a package, complete package of seed improvement, high yielding variety seeds, pesticides, fertilizers and irrigation, और उसी की वजह से अपना green revolution इतना बड़ा है। Is it okay? Okay. चलो आगे बढ़े। Can you move ahead? Okay, so moving on. ये तो हो गया हमारा। सो दीज वेर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, बट दिस टू लेड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। इसकी वजह से भी क्या हो गया कि डेवलपमेंट कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज मतलब सेलेक्टेड एरियाज में हुआ। व्हाट माइट बी द रीज़न? क्योंकि कुछ एरियाज के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, कुछ रीजन्स में नहीं हुआ है। ओके, सो ये अंडरलाइन कर लें। ओके, सो ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल ओनली इन फ्यू एरियाज। यहां से एक्चुअली वो क्या बताना चाहते हैं, लिख दो ग्रीन रेवोल्यूशन नॉट सक्सेसफुल इन ऑल एरियाज, या फिर सक्सेसफुल इन ओनली फ्यू एरियाज। ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल ओनली इन फ्यू एरियाज। ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल ओनली इन फ्यू एरियाज, पूरे रीजन्स में हुआ नहीं, सो दैट इज वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेजेस उस पर्टिकुलर ग्रीन रेवोल्यूशन का। देयरफॉर इन द 1980s and 1990s a comprehensive land development program was initiated which included the both institutional and technical reforms। बाद में उन्होंने क्या लिया, एक कंबाइंड पैकेज निकाला। देखो पहले कैसा किया उन्होंने, इंस्टीट्यूशनल लेवल रिफॉर्म्स लाए, फिर बाद में टेक्नोलॉजी के लाए। अब उनको ये पता चला कि भाई दोनों को एक साथ देना चाहिए, एक कंबाइंड थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन, तो उन्होंने दोनों दे दिए, ठीक है, बाद में। सो बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स वेर गिवन। ओके, सो प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज, establishment of Grameen banks, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rate of interest were some important steps in this direction। तो आपको ये थोड़े से और न्यू रिफॉर्म्स गवर्नमेंट की तरफ से लाए गए, क्रॉप इंश्योरेंस, ग्रामीण बैंक्स एंड मतलब लोन फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो दो वहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कौन सा? क्रॉप इंश्योरेंस, ये एक नया लाया गया, और दूसरा जो लाया गया दैट वाज लोन फैसिलिटीज़। So crop insurance and loan facilities were provided under the new reforms. New reforms के अंदर वो दिया गया। Now Kisan Credit Card, that is KCC, Personal Accident Insurance Scheme are some of the other schemes introduced by the government of India for the benefit of the farmers। तो ये दो और नए स्कीम्स ऐड किए गए। कौन से? KCC एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। तो KCC क्या होता है? देखो KCC इज नथिंग बट समथिंग लाइक, आपको इसमें क्रेडिट कार्ड एक्चुअल नहीं मिलता है, बट दिस इज समथिंग लाइक अ लोन सिस्टम। तो किसान क्रेडिट कार्ड इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ लोन सिस्टम की जो आपको फार्मर्स को दिया जाता है। तो उनको जो भी खर्चा लगता है ना, सीड्स में, फर्टिलाइजर्स में, जो भी इनपुट्स लेने, तो वो इस पर्टिकुलर लोन में से खर्च कर सकते हैं। एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ये क्या है? ये तो सीधा नाम में ही है, उनका एक्सीडेंट के लिए सपोज अगर होता है तो उसके लिए इंश्योरेंस लिया गया है फॉर द एक्सीडेंट। अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, सो दिस इंश्योरेंस इज फॉर एक्सीडेंट। Now are some of the other schemes introduced by the government. Moreover, special weather bulletins and agricultural programs for farmers were introduced on the radio and television। और एक नया
कि नए बुलेटिन्स, वेदर बुलेटिन्स लाए गए एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स आप सुनते भी होंगे, राइट? देयर आर टीवी चैनल्स ऑल्सो स्पेशली मेड फॉर एग्रीकल्चर, तो एक नया फीचर और एक इंट्रोड्यूस किया गया. The government also announces minimum support price, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. तो कैसा हो जाता है ना, फार्मर्स डायरेक्टली मार्केट में बेचते नहीं हैं, उनके बीच में एक मीडिएटर होता है, मीडिएटर को बेचते हैं, मीडिएटर मार्केट में बेचता है. तो कैसा होता है कि उनको बहुत सी बार प्राइस प्रॉपर नहीं मिलता है मार्केट की वजह से. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर रिम्यूनरेटिव प्राइस या फिर प्रोक्योरमेंट प्राइसेस. और ये चीज़ें सपोज एक मिनिमम प्राइस आपके फार्मर्स को मिले उसके लिए है. तो एक्चुअली ऑल दीज थिंग्स, ये जो प्राइसेस का बात कर रहे हैं, इसका यूज़ क्या है, ऑल दीज प्राइसेस विच वी आर टॉकिंग अबाउट, इसका मेन यूज़ क्या है, इंश्योरेंस. मतलब एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग फेयर प्राइस टू हूँ, फार्मर्स. ठीक है, इसका यूज़ क्या है, इतने सारे गवर्नमेंट प्राइसेस क्यों अनाउंस करता है प्रोडक्ट्स के, सो दैट वी कैन गिव फेयर प्राइस, गिव फेयर प्राइस टू फार्मर्स, गिव फेयर प्राइस टू फार्मर्स. ओके, नाउ भूदान एंड ग्रामदान, अब ये दोनों ऐसे मूवमेंट्स है कि जो हमारे यहाँ पे हुए हैं. तो लेट अस जस्ट उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले, ऐसी बात नहीं है. एंड मोर ओवर हमारा कैसा है, लेसन काफ़ी लंबा है, सो लेट अस गो फॉर इट. सो महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल एयर. ठीक है, तो मतलब उनका जो नेक्स्ट ये होगा, उत्तराधिकारी होगा, तो दैट इज नथिंग बट महात्मा गांधी जी ने किसको सेलेक्ट किया, विनोबा भावे जी को. नाउ ही ऑल्सो प्रैक्टिस्ड लेट्स से पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रहीज. कौन, गांधी जी नहीं, विनोबा भावे जी. हाँ, वो भी एक सत्याग्रही थे एंड ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट वेरी एक्टिवली. ही वाज वन ऑफ द लेट्स से वोटरीज ऑफ गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य. तो वो ग्राम स्वराज्य में बिलीव करते थे, जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था. नाउ आफ्टर गांधी जी इज मार्टरडम, लेट्स से उनके लेट्स से आफ्टर द डेथ ऑफ लेट्स से गांधी जी, विनोबा भावे ने क्या किया, उन्होंने अंडरटुक पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जीज मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री. तो उन्होंने पद यात्रा में सपोज लेट्स से पार्टिसिपेट किया, ही लेट्स से स्प्रेड गांधी जीज मैसेज कि जो पूरे इंडिया के अंदर स्प्रेड किया. वंस ही वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश. एक बार वो ऐसे डिलीवर कर रहे थे, मतलब गांधी जी का जो प्रिंसिपल्स हैं तो उसको स्प्रेड कर रहे थे. तो एक जगह पे क्या हो गया, पोचमपल्ली में जो आंध्र प्रदेश में है, तो सम लैंडलेस विलेजेस डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग. वो कुछ मैसेज दे रहे थे और वहाँ के जो गरीब लोग थे पोचमपल्ली के, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, अगर कुछ ज़मीन मिल जाती तो हम लोग हमारा लेट्स से जो रोज का लाइफ है, मतलब या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो कुछ चल जाता या फिर हमारे घर चल जाएंगे. तो विनोबा भावे जी ने कुड नॉट प्रॉमिस इट टू देम इमीडिएटली. ऑब्वियसली बहुत बड़े लीडर थे विनोबा भावे जी, एंड एकदम से ऐसा डायरेक्टली प्रॉमिस तो कर नहीं सकते, क्योंकि अब उनके पास खुद के पास तो इतना ज़मीन नहीं था. तो ही प्रॉमिस, सपोज लेट्स से कुड नॉट प्रॉमिस एट दैट टाइम, बट उन्होंने बोला कि सपोज कि वी विल टेक सम एक्शन ऑन दिस, सो इमीडिएटली बट एश्योर देम टू टेक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ लैंड फॉर देम इफ दे अंडरटुक कोऑपरेटिव फार्मिंग. तो वो बोल रहे हैं assured to them to the government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming. अगर करते हैं वो सभी मिलके, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको ज़मीन मिले, ऐसा ट्राई करेंगे, ऐसा बोला. सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी, वहाँ पर एक लेट्स से एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी खड़े थे, दैट इज श्री रामचंद्र रेड्डी, एंड उन्होंने बोला कि वो खड़े हो गए उसी मीटिंग में जब गरीब लोग मांग रहे थे विनोबा भावे जी को कि कुछ मदद के लिए ज़मीन अगर मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाता. तो वहीं पे खड़े होकर उन्होंने बोला ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ द लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस विलेजेस. तो उन्होंने बोला मेरे पास 80 एकड़ की ज़मीन है और यहाँ पर 80 जो विलेजर्स हैं, हर एक के अंदर एक एक एकड़ की ज़मीन में बांटने के लिए तैयार हूँ. दिस एक्ट वॉज नोन एज भूदान. भूदान बोले तो क्या, दान करना, डोनेट करना, भू का, भू मतलब क्या, ज़मीन. ओके, सो डोनेट, भूदान बोले तो क्या, डोनेट लैंड. ओके, तो ये किसने पहली बार किया, दैट इज श्री रामचंद्र रेड्डी, एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर इंडिया. सो ये आइडिया काफ़ी फेमस हुआ और ये पूरे इंडिया के अंदर फैलने लग गया. तो सम जमींदार्स, ओनर्स ऑफ द विलेजेस ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस. जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का उन्होंने ठान लिया. नाउ इट वाज नोन एज ग्रामदान.
उसके अंदर क्या कर रहे थे, ग्रामदान। ना व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामदान और भूदान में क्या फर्क है? देखो, भूदान बोले तो जमीन का डोनेशन, ग्रामदान बोले तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ विलेज, पूरा का पूरा विलेज ही डोनेट करना, क्योंकि वो जमींदार इतने बड़े बड़े थे कि कुछ कुछ जनों के पास विलेजेस थे। सो ग्रामदान इज बेसिकली समथिंग लाइक एक बड़ा एरिया डोनेट कर देना फॉर दी लैंडलेस लेबरर्स। अब however many landowners chose to provide some part of the land to the poor due to fear of land sealing act. तो this Bhudan Gramdan movement initiated by Vinoba Bhave is also known as bloodless revolution. तो एक अच्छा खासा भारी का रेवोल्यूशन हुआ। अब हिस्टोरिकली हमारे पास क्या बोला गया है कि रेवोल्यूशन इज ऑलवेज ब्लडी, मतलब इन द सेंस वहाँ पे खून थोड़ा बहुत तो बहता ही है हर एक रेवोल्यूशन में, लेकिन ये इस तरह की रेवोल्यूशन थी कि जहाँ पे कोई ब्लड, लेट्स से कुछ ब्लड किसी का स्पिल नहीं हुआ एंड स्टिल ये रेवोल्यूशन कैरी आउट हुई। तो दिस इज कॉल्ड एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन बिकॉज नो ब्लड वॉज स्पिल्ड। तो कोई ब्लड आया ही नहीं, कुछ मारकाट हुई नहीं, कोई मरे नहीं लोग, तो ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ये वाला स्टेटमेंट क्या है? मेनी लैंड ओनर्स चोज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ द लैंड टू द पुअर फार्मर्स ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। अब ये क्या है? कुछ लोग इससे भी डर रहे थे। लैंड सीलिंग बोले तो क्या मतलब? इसके अंदर एक अमाउंट आपकी डिसाइड होती है, जैसे कि मान लो आप 50 एकड़ के ऊपर खुद के पास नहीं रख सकते, तो दिस इज कॉल्ड एज लैंड सीलिंग एक्ट। मतलब 50 एकड़ के ऊपर आप ज़मीन को एक्वायर नहीं कर सकते हो। तो ऐसा एक जस्ट एक नंबर दे रहा हूँ मैं रैंडम, इट डिफर्स, लेट्स से इट डिफर्स। अब ये जस्ट इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे थे कि दे वेर फियरिंग कि अगर लैंड सीलिंग एक्ट आ गया तो उनके बहुत सारी ज़मीन चली जाएगी। सो व्हाट दे वर डूइंग इज, इन लोगों को दे रहे थे सो दैट, मतलब कुछ डर की वजह से दे रहे थे। इन शॉर्ट मतलब श्री रामचंद्र रेड्डी जैसे लोग वो तो मन से दे रहे थे, लेकिन देर वर सम फ्यू पीपल कि जो डर से दे रहे थे कि चलो भाई लैंड सीलिंग एक्ट आ गया तो बहुत कुछ देना पड़ेगा, उससे अच्छा कुछ दे दो अभी। सो सम पीपल वेर अफ्रेड ऑल्सो, तो ड्यू टू फियर सम कुछ लोगों ने दिया, बट चलता है ना, ठीक है ना। देखो दिया तो सही ना, फियर की वजह से हो या फिर मतलब दिल ही पूरा दानशूर है जैसे कि रामचंद्र रेड्डी जी हैं, उन्होंने मन से दिया तो चलता है, इट्स फाइन। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। सो भूदान एंड ग्रामदान, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पूरे पॉइंट्स डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। चलो फिर आगे का पॉइंट देखते हैं। सो इन नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी, लेट्स से वो तो हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। इसके ऊपर आ जाओ प्लीज, पेज नंबर 43 जल्दी से। Agriculture has been the backbone of the Indian economy, though its share in the gross GDP, gross domestic product, has registered a declining trend from 1951. In 2011, about 52% of the total workforce was employed by the farmer, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture for sustenance. अब ये तो ऑलरेडी अपने को पता है कि कितनी पॉपुलेशन वहाँ पे डिपेंड करती है, बट ये एक नया पॉइंट है कि जीडीपी में का जो शेयर है एग्रीकल्चर का वो कांस्टेंट डिक्लाइन पे है फ्रॉम 1951 टिल 2010-11। सो 1951 से काफ़ी डाउन ट्रेंड में चल रहा है जीडीपी में शेयर एग्रीकल्चर का, ठीक है ना, बिकॉज अदर सेक्टर्स आर ग्रोइंग, तो ऑब्वियसली उसमें फॉल आना ही आना है। Now, the declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to decline in the other spheres of the economy, having wider implications for the society. सबसे पहला, ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि कैसा है ना, अगर आपका जीडीपी मान लो जीडीपी में शेयर किसी सेक्टर का कम हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है फिर? क्योंकि दूसरे सेक्टर्स तो बढ़ ही रहे हैं ना, फिर इशू क्या है? इशू वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर के ऊपर ये कैसा है ना, दिस एग्रीकल्चर इज समथिंग लाइक अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के जैसा है। तो अगर ये आपका 3 सेक्टर्स अगर आप बात कर रहे हैं, सपोज दिस इज योर बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग है, तो प्रॉब्लम ये है वो एक के ऊपर एक बनी है। मतलब सबसे नीचे आपका एग्रीकल्चर है जिसको आप प्राइमरी सेक्टर बोलते हो, ऊपर इंडस्ट्री है और उसके ऊपर सर्विस सेक्टर है, ठीक है। मतलब अगर इसमें का ये ठीक से नहीं चल रहा है, कौन सा? एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आपके बिल्डिंग का एक हिस्सा गायब है, हाँ, तो 2 हिस्से ऑलरेडी प्रॉब्लम में आ जाएंगे फिर उसकी वजह से। सो दैट इज व्हाट दे ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का है, इट कैन क्रिएट अननेसेसरी प्रॉब्लम्स फॉर अदर 2 कैटेगरीज, कि जो आपके दूसरे 2 सेक्टर्स हैं उसके लिए इशू क्रिएट कर सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस एग्रीकल्चर के ऊपर, वो एक अनदर प्रॉब्लम है।
अपनी मोर देन कितनी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट। मतलब जीडीपी का तो शेयर आपका कम हो गया, चलो ठीक है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दूसरे इसमें दूसरे इंडस्ट्रीज अपने बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रहा है, सर्विस बढ़ रहा है। फिर इशू क्या है? इशू ये है कि अपनी हाफ पॉपुलेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, हाफ। सो अगर हाफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट है और अगर आपका जीडीपी कम हो रहा है, मतलब हाफ पॉपुलेशन किस में कन्वर्ट हो रही है इनडायरेक्टली? पुअर में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपका अगर पॉपुलेशन कम नहीं हो रहा है आपके पर्टिकुलर सेक्टर में से और आपका जीडीपी कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मोर पीपल लेस इनकम। इसका मतलब है कि वहाँ के लोग पुअर होंगे, मतलब इन द सेंस एक्चुअली दिस इज लीडिंग टू, ओके, इससे पॉवर्टी बढ़ रही है। ओके, सो दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग पॉवर्टी पर्टिकुलरली इन द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर पे जो डिपेंड करता है। ओके, सो पॉवर्टी इससे बढ़ रही है। अब क्वेश्चन ये है, इसको कैसे कम करना पॉवर्टी को? ये देखो, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। एक तो आप इन लोगों को इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में लेकर आओ, ठीक है, मतलब कौन सा, एग्रीकल्चर के, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नहीं तो आप एक काम करो, यहाँ का जीडीपी बढ़ाओ। बट आई थिंक सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हाफ पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंड करती है ना, दैट नंबर इज़ टू मच। मतलब आपको इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में उन लोगों को डालना ही पड़ेगा। हाफ, ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन डिपेंडेंट है ना, तो जीडीपी बढ़ा के क्या फ़ायदा होगा? जीडीपी का शेयर बढ़ा के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। द मेन थिंग इज़, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोल्यूशंस कि जीडीपी में शेयर बढ़ा, बट दूसरा मेन कारीगर ऑप्शन कौन सा है? यू फाइंड अ प्लेस फॉर दीज पीपल इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, उसके अंदर सपोज लेट्स से अवेलेबल करा के दो। नाउ considering the importance of agriculture in India, the government of India made concentrated, let's say, efforts to modernize agriculture. तो ये इशू देखते हुए हमने काफ़ी डेवलपमेंट के लिए ट्राई किया है। अब उसके अंदर मॉडर्नाइज करने के लिए एक वन ऑफ द मेन पॉइंट जो है दैट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है। दूसरा क्या है? एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, veterinary services and animal breeding centers and horticulture development. So these are the new reforms which have been created modernize करने के लिए एग्रीकल्चर को। तो वहाँ पे उसको जस्ट करली ब्रैकेट दे दो एक, और वहाँ पे लिखना मॉडर्नाइज करने के लिए, एग्रीकल्चर को क्या करने के लिए? मॉडर्नाइज करने के लिए, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। No. Okay. Apart from this, improving the rural infrastructure was also considered essential for the same. Okay. इसी चीज़ के लिए और एक क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। बराबर है ना? देखो, आपका एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। एग्रीकल्चर मेनली कहाँ होता है? रूरल एरिया के अंदर, अर्बन एरिया में नहीं रहता। अगर आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हो इन टर्म्स ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स एंड ऑल दोज थिंग्स, अगर आप बढ़ाते हो वहाँ पे, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट और बढ़ जाता है, राइट? ओके, सो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी काफ़ी ज़रूरी है। नाउ फ्रॉम द टेबल 4.1 it is clear that though the GDP growth rate is increasing over the years, it is not generating sufficient employment opportunities in the country. Okay, तो ये कौन सा 4.1 की बात कर रहे हैं? 4.1 इज दिस, एक मिनट, ये नीचे वाला मेरा, ये दिस टेबल। तो आप देख सकते हैं कि ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, राइट, बट इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट। आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है इट हैज़ ऑलरेडी डेफिनेटली इंक्रीज जीडीपी में 6.6 से 7.2 से 7.6, इट इज़ डेफिनेटली इंक्रीज, लेकिन इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ रहा है उसकी वजह से। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज़ बिन डिसलरेटिंग विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम होते जा रहा है एग्रीकल्चर में। बाकी का ठीक है, चलो 5.9, 5.0, 7.3, 7.8 से 10.3, 9.2, ऑलमोस्ट नंबर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं ना एग्रीकल्चर में। मतलब जीडीपी का ग्रोथ ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत दूसरे कंपैरिजन में तो स्टॉप ही हो चुका है। सो दैट इज़ क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम इन आवर इकोनॉमी, क्योंकि हाफ पॉपुलेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो आप नंबर्स देख सकते सीधा सीधा। तो ग्रोथ इन जीडीपी डजंट नेसेसरीली मीन कि एग्रीकल्चर भी डेवलप हो रहा है। ओके, लेट अस मूव अहेड। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं? टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन एंड रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये एक नाटक हो रहा है। क्या हो रहा है कि इंडियन फार्मर्स को काफ़ी लेट्स से एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू इंटरनेशनल कंपटीशन, ये एक है,
और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है इन लेट्स से एग्रीकल्चरल सेक्टर के पब्लिक सेक्टर में, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज आप बोल सकते हो, ठीक है, वो उसमें ज़्यादा नहीं हो रही है। तो सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और एक उन्होंने क्या कर लिया है, गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसके ऊपर की जो सब्सिडी है फर्टिलाइज़र की वो कम कर दी है, और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है। पहले सरकार देती थी, अब वो किसको देना पड़ रहा है, फार्मर को। तो फार्मर वही प्राइस किस में जोड़ रहा है, क्रॉप्स में, तो क्रॉप्स महंगे हो रहे। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि क्रॉप्स महंगे क्यों हो रहे हैं फार्मर्स के यहाँ के? द रीज़न इज कि पहले सब्सिडी कौन देता था, सरकार, और अब कौन दे रहा है, कोई भी नहीं। तो अभी वो प्राइस उसमें जोड़ रहे हैं। फर्टिलाइजर तो डालना पड़ता है, एज यू नो, सॉइल के अंदर का न्यूट्रिएंट्स ओवर द टाइम कम हो जाता है, तो ये तो डालना ही पड़ता है, उसको तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो ये क्या रीज़न है फिर, मतलब कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सब्सिडी नहीं है। बाय द वे सरकार ऐसा क्यों कर रही है, मतलब फर्टिलाइज़र का सब्सिडी क्यों कम कर रही है? देखो कैसा प्रॉब्लम है ना, इंडिया एक बहुत वास्ट पॉपुलेशन का देश है, मतलब एक तो जोग्राफिकली भी बहुत बड़ा है एंड पॉपुलेशन वाइज भी बहुत बड़ा है। तो इसमें प्रॉब्लम कैसा हो जाता है, अपने पास जो पैसा है वो लिमिटेड है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हमारे पास बहुत ही अनलिमिटेड पैसा है। वी आर अ बिग इकोनॉमी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऐसा है कि सब्सिडी अगर देते हैं तो क्या हो जाता है कि ये पैसा आप कोई दूसरे सेक्टर्स में से निकालते हो, जैसे कि इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है। अब आपको भी पता है कि यू नीड टू इंक्रीज योर सर्विस सेक्टर, यू नीड टू इंक्रीज योर इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अगर पूरा पैसा सपोज एग्रीकल्चर में बहुत सारा पैसा अगर जा रहा है, तो वुड योर इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीज, जो हालांकि आपको पता है कि उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका ग्रोथ अच्छा है। अब मुझे एक चीज़ बोलो, व्हाट मेक्स सेंस, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री या सर्विसेज में? ऑब्वियसली इन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। ओके, तो ये कैसा है ना, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एग्रीकल्चर को परेशानी होगी, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इसकी परेशानी होगी, क्योंकि दिस इज समथिंग की जो बहुत इंपैक्ट कर रहा है, अपनी हाफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट है उसके ऊपर। तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये फार्मर्स को भी डिसीजन अच्छा नहीं लगेगा और ना ही अपने देश के लिए अच्छा है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, हाँ, तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप ये सब्सिडी जो है वो कितने दिन देंगे, आपको भी तो लिमिटेशंस है ना, आपको भी जिम्मेदारी है, आपको गरीबी खत्म करनी है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पैसा देना है, आपको डिफेंस के लिए पैसा देना है, आपको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए पैसा देना है, मतलब इतने सारे चीज़ें जिसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आपको किधर ना किधर से तो भी निकालना ही पड़ने वाला है। अब पैंडेमिक सिचुएशन है, यहाँ पर भी बहुत सारे पैकेजेस गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स को, तो उस टाइप में किधर ना किधर से तो पैसा निकालना पड़ने वाला है। तो मतलब ये कैसा है ना, दिस इज समथिंग लाइक अ वेरी एक लंबा डिस्कशन करने जैसा टॉपिक है। मतलब दे तो भी प्रॉब्लम है, नहीं दे तो प्रॉब्लम है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप सब्सिडी कम कर रहे हो तो, बिकॉज इंटरनेशनली भी कैसा है ना, इट्स एक्सेप्टेबल कि भाई सब्सिडी नहीं होना चाहिए। चलो एक तरफ से फार्मर्स को प्रॉब्लम होगा, लेकिन फॉर द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में कैसा है, इट माइट लेट्स से क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। आगे देखते हैं। सो moreover, reduction in import duties on agriculture products have proved detrimental to agriculture in the country. और एक प्रॉब्लम देखो, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दी हैं हमने, जो बाहर से हम लोग प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं। अब ये क्या प्रॉब्लम है, मतलब हम कम क्यों कर रहे हैं? देखो देयर आर टू रीजंस। पहला क्या, एक तो अपन ने इम्पोर्ट ड्यूटी अपनी ज़्यादा है, तो जब अपना एग्रीकल्चर का माल हम लोग दूसरे देश में बेचते हैं तो दूसरे देश वाले भी अपने ऊपर हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाते हैं। मतलब देर आर एक्चुअली 2 पॉइंट्स बिकॉज ऑफ विच हमने इतना दिया है ड्यूटीज़। पहला रीज़न क्या है, हम इसलिए बड़ा अगर कम कर दिया है क्योंकि दूसरे देश फिर ज़्यादा लगाएंगे, हमने ज़्यादा लगाया तो। दूसरा रीज़न, यहाँ पर जो लोग हैं जो बाहर से, सपोज लेट्स से ट्रेडर्स जिनको बोलते हैं, सो जो बाहर से माल ला रहे हैं यहाँ पर बेच रहे हैं, तो उनका भी तो एक बिजनेस है, दे वॉन्ट प्रोडक्ट्स की जो कम रेट में हो। सो देर आर 2 रीजन्स। मोर इंटरनेशनल प्रेशर ज़्यादा है कि जहाँ पर बाकी के कंट्रीज़ के दबाव के कारण हम लोगों को थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है। बट ठीक है ना यार, उसको कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर तुमने कम नहीं किया तो आपको पता है क्या होने वाला है। जब आप किसी कंट्री के अंदर माल बेचोगे तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, दे आर ऑल्सो गोइंग टू हैव हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़। फिर कोई तो प्रोडक्ट आपके लेने नहीं वाला है। मतलब ये कैसा है, दिस इज समथिंग कि जो अपने को रिड्यूस करना ही पड़ने वाला है। तो दिस शॉक, ये जो शॉक है, इट हैज़ टू बी ऑब्जर्व्ड,
मतलब ये है ही अपने को शॉप, तो उसको क्या कर सकते हैं, बट दिस हैज़ टू बी एब्जॉर्ब, क्योंकि बाकी के कंट्रीज फिर क्या करेंगे, सेम एक्शन कैन बी टेकन बाय अदर कंट्रीज. So farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. अब ये एक another problem. Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing downfall. अब farmers पैसे क्यों निकाल रहे हैं उसमें से, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? The reason is कि देखो, इन्वेस्टमेंट कब करता है कोई इंसान, जब उसमें से कोई पैसा आने वाला है, राइट? अगर फार्मर्स को इतने सारे प्रॉब्लम्स है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, लोन रिलेटेड, मानसून रिलेटेड, न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड, इतने सारे इश्यूज हैं, और इफ़ देर इज़ नो इंश्योरेंस, सपोज लेट्स से कोई ऐसा वादा नहीं है कि भी प्रॉमिस नहीं है कि सच में पैसे मिलने वाले, व्हाई वुड दे इन्वेस्ट? तुम देखो ना, अगर तुम भी नॉर्मल इंसान हो, सपोज लेट्स से इफ़ यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट समथिंग, तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि पैसे मिले उसमें से. और अगर फार्मर्स अपना पैसा डाल के अगर उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, प्राइसेस नहीं मिल रहे उनके क्रॉप्स के लिए, एक प्रॉपर प्राइसेस नहीं मिल रहे, तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फिर पैसा निकाल रहे हैं. अब उसकी वजह से और इशू क्रिएट हो रहा है. सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम विच इज़ बीइंग हैंडल्ड, और एक इशूज़ हो रहा है, राइट? ओके, आगे बढ़े. ओके, सो मूविंग ऑन. ओके, जस्ट 1 minute. देर इज सम इशू विथ, ओके, थोड़ा सा अटक गया मेरा कंप्यूटर. जस्ट 1 minute. I will just solve this. Okay, so let me just check it out. आवाज़ आ रहा है? प्लीज़ चेक कर लें. Okay, kindly please check if my voice is audible. Okay, I think it's audible now. It's okay. Okay, चलो आगे बढ़े. ओके, सॉरी फॉर द टेक्निकल इशू. लेकिन हाँ, हमने देख लिया फिर कि एग्रीकल्चर में क्या क्या इश्यूज़ हो रहे हैं. सो लेट अस मूव अहेड. So why are farmers committing suicide in several states of the country? Okay, ठीक है. So that's a very what I can say, a very complicated question and काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स अपने को देखने पड़ेंगे, बट उसका डेटा नहीं है अपने को यहाँ पे फिलहाल. तो वी विल मूव अहेड, वी विल टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. चलो ये पॉइंट देख लेते हैं. अब इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिनॉन. ये न्यू फिनोमिनॉन नहीं है, बहुत दिन से चल रहा है. सो इसका प्रीवियस एग्जाम्पल कौन सा है? ये अपना कोलोनाइजेशन. जो ब्रिटिश अपने यहाँ पे आए थे वो क्या था? ग्लोबलाइजेशन का ही था ना, एक वन ऑफ द पैटर्न्स. सो इन द 19th century when European traders came to India at the time too, Indian spices were exported to different countries of the world and farmers of the South India were encouraged to grow these crops. तो ब्रिटिश क्यों आए थे इंडिया के अंदर? स्पाइसेस के लिए, कि इंडियन स्पाइसेस काफ़ी फेमस थे खाने बनाने के लिए. स्पाइसेस अगर तुम देखो ना, तुम्हारा खाना अगर बिना मसाले के बनता है तो कितना बेकार लगता है. सो स्पाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज नो अदर ऑप्शन. सो इंडिया वाज सीन एज वन ऑफ द सोर्स फॉर इंडियन स्पाइसेस. नाउ टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. आज भी इन चीज़ों को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं. ओके, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, cotton belts of India attracted the British and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries. Now, cotton textile industry in Manchester and Liverpool flourished due to the availability of good quality cotton from India. तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं? वो प्लेसेस की बात कर रहे हैं जहाँ का फॉरेन प्लेसेस ब्रिटिश के अंडर के, कि जहाँ पर सपोज कॉटन डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि इंडिया से रॉ मटेरियल आ रहा था, और फिर वहाँ आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी डेवलप हो गए. Now you have read about the Champaran movement which started in 1917 in बिहार के अंदर जो हुआ था. So this was started because farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industry which were located in Britain. तो वो क्या कर रहे थे? चंपारण का आपको बता रहे हैं मूवमेंट का, कि जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, दैट इज नथिंग बट ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिगो के रिगार्डिंग जो था प्लांटेशन सिस्टम. प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट जो था दैट इज इंडिगो, कि वो फोर्स करते थे लोगों को इंडिगो उगाने के लिए प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट. सो ये हमारा एक वन ऑफ दी वेरी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है.
तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, इट्स ऑलरेडी अपने को पता है। आगे बढ़ते हैं। दे वर एबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। सो अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस। बहुत सारे न्यू चैलेंजेस अभी आ रहे हैं। तो डिस्पाइट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, इतने सारे क्रॉप्स के हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं, लेकिन फिर भी आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries। अब ये अलग नाटक देखो, हम लोग इतने सारे तैयार कर रहे हैं, बट मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों compete नहीं कर पा रहे। क्यों? द रीज़न इज कि बाकी के कंट्री के अंदर के जो ये हैं एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है। ओके, सो ये इसको स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रीज़न फॉर कि हम लोग compete नहीं कर पा रहे हैं, नॉट एबल टू कॉम्पीट, हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसको प्लीज़ ले लो। आगे बढ़ता है। सो टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स, अच्छा थोड़ा सा ही बचा है, ठीक है, ओके, जस्ट थोड़ा सा ही बचा है, सो लेट अस जस्ट कंप्लीट इट, फाइन। Okay. So today, Indian agriculture finds itself at the crossroads. To make agriculture successful and profitable, proper thrust should be given to the improvements of the condition of marginal and small farmers. ये एक important point। देखो, agriculture मतलब कैसा है ना, we are just trying to improve it। और उसके अंदर के जो बड़े फार्मर्स हैं, मतलब लाइक बिग लैंडलॉर्ड्स या फिर बहुत सारी ज़मीन है, उनका इशू नहीं है। उनके पास पैसा है, दे कैन हैंडल देमसेल्व्स। हमको इशू कौन से फार्मर्स के बारे में है? हमको देखना है अबाउट द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के बारे में सोचना है, क्योंकि उनके पास पैसों का इशू है। बड़े फार्मर्स का इशू नहीं है, छोटे फार्मर्स का इशू है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, कैपिटल नहीं है, सो दे नीड फैसिलिटीज। सो दीज आर द पीपल हु वी शुड वरी अबाउट। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच, बट टुडे इट्स अंडर controversies. It's been alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemicals, drying aquifers and vanishing biodiversity। ये एक नाटक है। Disadvantages of green revolution, इसको वहाँ पे कर लो, सपोज पॉइंट दे के वहाँ पे लिख देना disadvantages of green revolution। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, what are the disadvantages of green revolution। ओके, अब ये क्या नाटक है? देखो, प्रॉब्लम कैसा है ना कि आपने क्या यूज़ किया था, मुझे बोलो। ग्रीन रेवोल्यूशन में यू यूज्ड पेस्टिसाइड्स, यू यूज इंसेक्टिसाइड्स, यू यूज हाई क्वालिटी सीड्स, इरिगेशन। इसकी वजह से ज़मीन बहुत ही ख़राब होगी, लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि आपको पता है ओवर इरिगेशन से ज़मीन ख़राब होती है। ओवर इरिगेशन, केमिकल्स, इसकी वजह से ज़मीन ख़राब हो गई। एंड ड्राइंग एक्वीफायर्स, आपके पूरे जो एक्वीफायर्स हैं, मतलब जहाँ से पानी आता है आपका, वो भी ड्राई हो गए। एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी भी गायब हो रही है। ये पहला तो समझ में आ गया होगा, लैंड डिग्रेडेशन। एक्वीफायर क्यों ड्राई हो रहा है? पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ना आप जो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बोल रहे हो ना, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन कैसे बढ़ाते हैं एग्रीकल्चर? सीड डाल के और बाकी का इनपुट्स दे के, लेकिन पानी तो डलना पड़ता है ना। ओके, सो बेसिकली इट इज़ रिजल्टिंग इनटू ड्राइंग एक्वीफायर्स। और कुछ, वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी क्यों वैनिश हो रही है? बायोडाइवर्सिटी बोले तो अलग अलग स्पीसीज रहना आपके पास, मतलब प्लांट्स एनिमल्स के, अब वो क्यों गायब हो रहे हैं? तुम इतना केमिकल्स यूज कर रहे हो वहाँ पे, ऑब्वियसली द बायोडाइवर्सिटी इज नॉट गोइंग टू लिव, मर जाएगा ना। बहुत सारे इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनकी क्या जिंदगी रहती है? वो तो मर ही जाते हैं इस पर्टिकुलर इतने सारे केमिकल्स की वजह से। सो एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन ने भले ही फायदा दिया हो, बट इट हैज सर्टन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो विच वी शुड लुक इनटू। द कीवर्ड टुडे इज जीन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आजकल जो एक नया रेवोल्यूशन चल रहा है इंजीनियरिंग में, साइंस के अंदर या फिर एग्रीकल्चर के रिलेटेड, सो दैट इज जीन रेवोल्यूशन, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने बीटी कॉटन वगैरह एग्जाम्पल सुने होंगे, हाँ, तो ये सेम एग्जाम्पल है। सो बीटी कॉटन इज वन ऑफ द परफेक्ट एग्जाम्पल्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जीन मैनिपुलेशन। ओके, कैन यू नेम एनी जीन मॉडिफाइड सीड यूज्ड वास्टली इन इंडिया? आप देख सकते हो, बीटी कॉटन बोल सकते हो। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वोक टुडे बिकॉज इट इज प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, तो एक बार ये ठीक से देख लो क्या बोल रहे हैं। In fact, organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory-made chemicals such as fertilizers and pesticides. vogue का मीनिंग समझ में आता है तुमको? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो इफ यू कैन अंडरस्टैंड vogue मीनिंग। vogue का मतलब क्या होता है? पॉपुलर। ओके, तो यहाँ पे प्लीज अंडरलाइन करके लिख दो पॉपुलर। vogue मीन्स पॉपुलर। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आजकल,
जिसके अंदर हम लोग फैक्ट्री के अंदर के केमिकल्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं एंड सच एज फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स। तो हमारे लैंड डिग्रेडेशन एंड इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। किसके? लैंड डिग्रेडेशन एंड दूसरा कौन सा? वो बायोडाइवर्सिटी जो गायब हो रही है वो। हेंस इट डज नॉट अफेक्ट एनवायरमेंट इन अ नेगेटिव मैनर में अफेक्ट नहीं करता। Now, a few economists think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises. तो कुछ इकोनॉमिस्ट को क्या लगता है? That Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on holdings that grow smaller and smaller as population rises. Okay, तो ये भी बहुत ही नाटक है। कुछ इकोनॉमिस्ट को ऐसे लग रहा है कि इंडियन फार्मर्स का जो फ्यूचर है काफ़ी धोखे में है। और रीज़न क्या बोल रहे हैं? रीज़न इज कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है आपका ज़मीन कम हो रहा है। लैंड का जो फ्रैगमेंटेशन बोल रहे हैं हम लोग, राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से, तो फिर तो और ही इशू और क्रिएट होंगे। इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 833 मिलियन 2011 के सेंसस के हिसाब से, विच डिपेंड्स अपॉन लेट्स से 250 मिलियन अप्रॉक्सीमेट हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। बहुत लेट्स से एन एवरेज ऑफ लेस देन हाफ ए हेक्टर पर पर्सन, बहुत ही कम हो रहा है ना। हाफ ए हेक्टर मतलब इतनी पॉपुलेशन है अपनी कि सिर्फ एक एवरेज पर्सन को कितना आ रहा है? हाफ ए हेक्टर, बहुत ही कम है ना फिर ये। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न्स फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो कुछ सोल्यूशन बोले उन्होंने कि क्या क्या करना चाहिए। दिस विल इंक्रीज इनकम्स। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट लिख दो तुम, इकोनॉमिस्ट व्यू, मतलब कैसा एग्जाम में तुम उसको याद करके रट्टा मार के जाएंगे फिर। इकोनॉमिस्ट व्यू कि क्या इश्यूज हो रहा है। सो ब्लिक फ्यूचर को अंडरलाइन कर लो। और ज़मीन आपका कम हो रहा है, ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर, और पॉपुलेशन के हिसाब से ज़मीन बहुत कम है। ये डेटा याद नहीं रखा तो भी चलता है, तुमने ये बीच वाला, बट ये हाफ हेक्टर वाला याद रखो, ठीक है। पर पर्सन कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट लाइक हाफ हेक्टर। नाउ इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई। एक तो उन्होंने क्रॉप्स अलग अलग लेने चाहिए, एक क्रॉप के ऊपर डिपेंड मत करो, क्योंकि आप एक क्रॉप लगाते हो, मान लो मार्केट में भाव नहीं मिला तो फिर पैसे नहीं मिलते हैं, तो डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है? मोर देन वन क्रॉप। एंड आप अलग अलग टाइप के हाई वैल्यू क्रॉप्स भी लो, सस्ते वाले क्रॉप्स मत लो, महंगे वाले भी लो। महंगे वाले क्रॉप मतलब सीड की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉप्स विच कैन फेच मोर मनी। ओके, तो मतलब जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो भी, और जो ज़्यादा पैसे कमा के देंगे क्रॉप्स, ऐसे भी लेने चाहिए। नाउ दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। इनकम भी बढ़ेगा और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी नहीं होगा। Now, because fruits, medicinal herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops like jatropha and jojoba needs, let's say, much less irrigation than rice or irrigation, sugarcane. तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं कि जिनको राइस और शुगर केन के इतना पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप वो लगा सकते हो पानी अगर नहीं है तो। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। ऊपर से इंडिया के पास ना एक जोग्राफिकल एडवांटेज है कि हम ट्रॉपिकल में भी है, टेम्परेट में भी है, तो दोनों टाइप के क्रॉप्स हम लोग उगा सकते हैं, तो हमारे पास बहुत ही बेस्ट एडवांटेज है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस है विच वी शुड यूज इन एग्रीकल्चर। ओके, तो वहाँ पे लिख दो आप सॉल्यूशंस फॉर एग्रीकल्चर विच वी शुड गो फॉर, ताकि फार्मर्स और एग्रीकल्चर को हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, हमारे फार्मर्स जो हैं और एग्रीकल्चर जो उनका काफ़ी डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए ये चीज़ दी गई है, राइट। ओके, सो आई थिंक दैट से बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो गए। और एक चीज़, फार्मर्स का एक चीज़ ध्यान में रखो कि हमारे को किसका ज़्यादा टेंशन लेना चाहिए, किसका ज़्यादा डेवलपमेंट देखना चाहिए, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स का, बड़े फार्मर्स का नहीं है, उनका कोई इशू नहीं है। वी आर वरीड मोर अबाउट मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि इनकी एक तो संख्या ज़्यादा है, एंड लेट्स से यहाँ पे आप एक बार नहीं तो लिख दो, ठीक है। सीरियस इशू देन बिग फार्मर्स, उनसे ज़्यादा सीरियस इशू है, ठीक है। हाँ, तो ये प्लीज़ लिख दें। ओके, सो हमने काफ़ी सारे पॉइंट लिख दिए, राइट। और यहाँ पर कुछ इसके बारे में बताया हमने, किसके बारे में? ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। हाँ, तो वो भी लिख दो, किसके बारे में, वो पैराग्राफ है, आप अगली बार पढ़ोगे उसको। ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो देखो हमने जो भी अभी तक किया है उसका क्या यूज़ है, जो भी रीडिंग कर रहे हैं ये कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ये है कि अपने को बाद में फिर से रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अच्छे से कंप्लीट किया है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट नाउ, डायरेक्टली याद करना शुरू कर सकते हैं, सही है। ओके, सो
I hope the session was really helpful for you to understand all these things, right? Okay, ठीक है. Now, चलो इस प्रैक्टिकल के बाद थोड़े से मेन चीज़ें देख लेते हैं अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन कि अनअकैडमी के जितने फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर के वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या मिलता है एंड सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का है, एवरीथिंग विल डिस्कस. तो देखो, यू कैन एस योर फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस. अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आएंगे, पास में ही होंगे, तो अनअकैडमी आपके लिए एकदम परफेक्ट है. क्योंकि आपको कैसा, एक तो इसके ऊपर 10% फ्लैट सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लेट्स से ऑफ चल रहा है, तो डिस्काउंट मिल जाता है 10% का. एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको हर फीचर प्रॉपरली लेट्स से एक ही जगह पे मिल जाएगा. मतलब क्लासेस, प्रैक्टिस, टेस्ट, क्विजेस, एवरीथिंग एक ही जगह पे. एंड ऊपर से उसके ऊपर 10% डिस्काउंट चल रहा है. तो कुछ फीचर्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, एंड आई विल गिव यू द नेसेसरी डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर सच में आपको इसके लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, ऑल दोज थिंग्स. अभी व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, ठीक है. तो एक जो नया फीचर हमने जो पिछले महीने लॉन्च किया उसको बोलते हैं आस्क अ डाउट फीचर. काफ़ी बढ़िया फीचर है ये, और इस फीचर के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, बिकॉज ये आपके हर डाउट को सॉल्व करने की लेट्स से क्षमता रखता है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ ऑल अबाउट. तो आस्क अ डाउट फीचर में आप क्या कर सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं आप भेज सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को, और फिर वो उसको आंसर करेगा. तो आंसर कर भेजने का तरीका क्या है, आस्क करने का लेट्स से उसके फीचर्स क्या हैं. पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पूछना कैसे है आपको. तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डाउट है उसके लिए सबसे पहला अनअकैडमी का एप्लीकेशन खोलना है आपको. अनअकैडमी का एक बार एप्लीकेशन खोल दिया आपने, उसके अंदर आस्क अ डाउट एक ऐसा बटन है, ठीक है. तो आप आस्क अ डाउट पे बटन पे क्या करना है, आपको टैप करना है. एक बार टाइप कर लिया, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन भेजना है, ठीक है. वो आपको बोलेगा कि हाय सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, गेट सोल्यूशंस टू योर डाउट्स एंड सेंड अ पिक्चर ऑफ योर डाउट और वी फाइंड द सोल्यूशन, ऐसा बोलेंगे. तो एक तो आप फोटो ले सकते हैं या फिर गैलरीज में चूज़ कर सकते हैं. फोटो मतलब आपके कैमरे के थ्रू, गैलरी मतलब आपके जो मोबाइल में स्टोर्ड फोटोज होता है ना, गैलरी होती है, तो उसके अंदर का फोटो भी आप भेज सकते हैं. तो यू कैन सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी. एक बार फोटो ले लिया हमने, आप क्लिक कर लो या फिर सेलेक्ट कर लो आपके फ़ोटो को, मतलब जिसके अंदर आपका वो पिक्चर, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, उसको सेलेक्ट कर लो या फिर क्लिक कर लो. उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है इसके बाद, एंड दैट इज़ कि यू जस्ट हैव टू क्रॉप दी क्वेश्चन. आपका जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डाउट है उसको क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना. क्रॉप करने के बाद आप सपोज लेटर से उसको सेंड कर दें. सेंड करने के बाद वो आपको पूछेगा कि सपोज लेटर से विच सब्जेक्ट इज़ दिस, कौन से सब्जेक्ट का है. तो अपना नेसेसरी सब्जेक्ट चूज़ करें, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें लिस्ट आएगा, तो आप उसको चूज़ करें. एक बार आपने वो चूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, सिस्टम बोलेगा कि आई एम लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, एंड इमीडिएटली अगर उसको मिलता है वो बोलेगा आई हैव अ सोल्यूशन. तो ये 3 to 4 सेकेंड्स में आपको आंसर दे देगा. मतलब विद इन 3 to 4 सेकंड्स आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली 3 to 4 सेकंड्स के अंदर उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है. तो ये डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें, ठीक है. कितना ग्रेट है, आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं आस्क अ डाउट फीचर में. तो मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ क्या है. सबसे पहला, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मतलब देयर इज़ नो लिमिट एज सच कि आप कितने क्वेश्चंस पूछोगे, कितने भी अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं. सेकंड थिंग, आस्क डाउट एट एनी टाइम. आप कोई भी टाइम के ऊपर इसको पूछ सकते हैं डाउट. 24/7 ये सिस्टम अवेलेबल है, तो आप कभी भी इस डाउट को पूछ सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ आपके इसके लिए आपका जो एक लेट्स से जो सोल्यूशन है वो आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इसका मिलता है. हाई क्वालिटी मतलब एक तो आपको इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है. हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है. नेक्स्ट थिंग इज़ यू रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर द क्वेश्चंस. मतलब ऐसा नहीं होगा, मान लो आपने लिखा हुआ है सपोज आपका डाउट है व्हाट इज़ सपोज लेट्स से कोवेलेंट बॉन्ड, और वो आपको आंसर दे रहा है आयोनिक बॉन्ड का. ऐसा नहीं होगा. तो आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा. एग्जैक्ट, वेरी मच एग्जैक्ट आंसर्स आपको मिलेंगे. उसके बाद ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस. तो ये जो डेटाबेस है हमारा काफ़ी बड़ा है, एंड सभी लैक्स ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं. तो आप खाली भेज दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा. गेट असिस्टेंस विथ होमवर्क. आपको होमवर्क के साथ असिस्टेंस मिल जाता है इसकी वजह से. मतलब आपका अगर सपोज मान लो कोई स्टडी में आपको कोई डाउट आता है और आपको होमवर्क करना है, तो होमवर्क में काफ़ी मदद हो सकती है. जो भी आपके डाउट्स हैं डायरेक्टली बस प्लेटफॉर्म पे सेंड कर दो और फिर प्लेटफॉर्म आपको मदद कर देगा इन योर होमवर्क ऑल्सो. तो ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है. अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस, एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, लैक्स ऑफ क्वेश्चंस. सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें और अपने डाउट्स को पाइल अप ना होने दें और उसको सपोज लेटर से मतलब सॉल्व कर ले, रिजॉल्व कर ले.
नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उसके फीचर्स क्या हैं वो बता दूं। सबसे पहला, यू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एक तो सबसे पहला, अब घर बैठे पढ़ सकते हो, मतलब आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लगा दिया तो आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड फीचर इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू लेट्स से ऑल द कोर्सेज। सभी जितने कोर्सेज हैं सबको आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी कोर्स आपको सपोज लेटर से अनलिमिटेड एक्सेस उसका मिल जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हर एक चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया दैट्स ए ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सपोज लेटर से टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया सभी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। मतलब एक तो अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स। तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जितने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं प्रॉपरली यही पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है फिर, मतलब आप जो पढ़ोगे जिससे पढ़ोगे वो प्रॉपर टीचर से पढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको डाउट क्लियरेंस का मतलब आस्क डाउट फीचर तो है ही है, लेकिन हमारे इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। मतलब एवरी 4th पीरियड इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशंस। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन शुड बी डन, वो सब कुछ वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज हम लोग करते हैं, मतलब इसके अंदर पूरा डिटेल में सब कुछ एकदम करेक्ट प्रॉपर सब कुछ कंप्लीट किया जाता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू बॉटम हर एक पॉइंट ठीक से कवर किया जाता है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी होती है, तो आपको गाइड किया जाएगा सपोज लेट से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग। आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेक्चर्स का जो भी टीचर्स लेंगे एजुकेटर्स, उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बाद में है प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब आपने जो पढ़ा है उसका सच में आपको कितना एसिमुलेट हुआ है वो चेक करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ भी होती है, मतलब जिसके अंदर एकदम लाइव आपका टेस्ट लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी चलती हैं, मतलब कैसा है कि स्कूल में कैसे रहते हैं सभी बैच में बैठते हैं, सपोज एक ही क्लास में रहते हैं, वैसे ही कुछ बैच कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ विथ ऑल ऑफ दीज कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है। बाद में वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ भी होती है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन तो वो तो रोज के रोज होते ही होते हैं। देन वी हैव वीकली मॉक टेस्ट सीरीज ऑल्सो। देन वी हैव लाइव क्विजेस होते हैं। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन में कैसा है कि डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो आते रहता है। वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ मतलब हफ्ते में एक बार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होती है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर बाद में है लाइव क्विजेस, तो आपको MCQ बेस्ड लाइव क्विजेस होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है 5 सब्जेक्ट के लिए होता है ये, दैट इज़ साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। एंड इसके अंदर कैसा है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये रोज़ क्विज़ होते रहते हैं। तो आपका कैसा है, एक तो कंपटीशन आपको समझ में आती है बाकी के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग यू विल अंडरस्टैंड इज अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है आपसे, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ है। ये रोज़ ऐसे बहुत सारे क्विज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिक्वायरमेंट वहाँ पे सब टॉपिक वगैरह सब लिखा होता है। अगर किसी टाइम पे आप फ्री हो तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो इन क्विजेस में से। नेक्स्ट थिंग इज डेली MCQ एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। डेली बेसिस पे MCQ का टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ये होता है, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन कितने प्राइस का होता है, तो देखो मतलब इसका प्लान कैसा है, कितने रुपए का रहता है वगैरह वगैरह। सो लेट अस डिस्कस दैट। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, पहली चीज़ हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस एंड आइकॉनिक। अभी आप देख सकते हैं, मान लो अभी आप 9th में हो, तो 9th 10th 11th 12th के लिए एक स्पेशल फीचर चल रहा है। 12 महीने का जो पैकेज है आपका वो मिलता है अराउंड लाइक 15,000 रुपये में, 1 महीने का मिलता है 3,000 रुपये का। तो देखो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर हाइयर प्लान। देखो अभी 1 महीना कितने को गिर रहा है, 3,000 रुपये को। 12 महीने के हिसाब से कितना होना चाहिए, 12 महीने के हिसाब से होना चाहिए 0 0 0 12 3 36, मतलब 36,000 होना चाहिए पूरे साल का। लेकिन 12 महीने मतलब 1 साल का फीस कितना बोला है, 15,000। देखो आधे से भी कम होता है। मतलब
एक महीने से एक्चुअली आपको अफोर्डेबल प्लान्स नहीं है एक महीने वाले, उससे अच्छा है कि आप 12 महीने के लिए चले जाओ। 15,000 में ही आपको पूरा साल भर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाई अनअकैडमी अच्छा है, मतलब सपोज लेट से आपके 11-12 के लिए भी काम में आएगा, तो आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का भी 36 या फिर 48 आप वैसा भी ले सकते हैं। 4 साल का एंटायर पैकेज 48 मंथ्स का 40,000 में आप वैसा भी कर सकते हैं। या आपके ऊपर है कि सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप कैसा लगाना चाहते हो, बट मिनिमम 12 के लिए जाओ ताकि आपका मतलब साल भर टेंशन नहीं रहेगा फिर आपको। सेम गोज़ फॉर 10th 11th 12th। अगर आप 10वीं में हैं तो उन आपके लिए वैसे ही पैकेजेस हैं सेम, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। एंड मोर ओवर ये जितने मैंने प्राइसेस बोले इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के लिए क्या करना है, तो आपको यूज़ करना है द कोड AS Live10, AS Live10 मतलब अजिंक्य सोलंकी LIVE10। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना ऑफ मिल जाता है, 10% का ऑफ मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया है। तो ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, सही है, मतलब इतने सारे फीचर्स ये जो बोले, प्लस मतलब इतने फीचर्स वो भी कम दाम में, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। नो प्लेटफॉर्म इज़ ऑफरिंग, तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत ही लेट्स से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 15,000 में इतना अगर सब कुछ मिल रहा है फैसिलिटीज़, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील, यू शुड गो फॉर इट। अब नेक्स्ट थिंग है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक प्लस का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो, दिस इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। अब आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो हम लोग कैसा है, ज़्यादा हैंड्स ऑन लर्निंग पे इस पे फोकस रहेगा आइकॉनिक में। वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। तो आपको 360 डिग्री सपोर्ट है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या है, 360 डिग्री सपोर्ट है, मतलब हर चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहला है पर्सनल मेंटर, like you can get one-on-one guidance from top educators for all your concerns। टॉप एजुकेटर से one-on-one गाइडेंस आपको मिलता है, पर्सनल मेंटर रहता है आपका, मतलब पर्सनली आपके लिए स्पेशली एक मेंटर असाइन किया जाता है कि जो आपको गाइड करेगा। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्विंग, अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स हैं तो उसमें लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, जैसे कि सामने सामने, मतलब तुम पूछोगे क्लास के जैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जैसी होती हैं, वैसे ही आप लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, आप पूछना उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट वीकली रिपोर्ट। वीकली रिपोर्ट मतलब ये सभी आइकॉनिक के फीचर्स हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मेंटर का, सेकंड हो गया लाइव डाउट सॉल्विंग, थर्ड देख रहे हैं अभी, थर्ड है वीकली रिपोर्ट्स। मतलब यहाँ पर हफ्ते के कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आएंगे। तो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑफ क्लासेस अटेंडेड एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपने कौन सी क्लासेस अटेंड की, आपका परफॉर्मेंस कैसा है टेस्ट में, क्विजेस में, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, थर्ड सपोज लेट्स से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। तो देयर आर रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये जो आपको पर्सनल मेंटर असाइन हुआ है उससे आपके पेरेंट डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो दैट ऑल्सो कैन बी डिस्कस्ड। लेटर ऑन स्टडी प्लान, स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाता है, ये फिफ्थ फीचर है। स्टडी ट्रैकर प्लान एंड लेट्स से रिव्यू दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो ये ऐसी क्या है चीज़ है कि जो आपके रिव्यू को क्या करती है, आपके जो पढ़ाई है उसको क्या करती है, हाईलाइट करती है, आपका प्रोग्रेस कैसे है, पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह। सो स्टडी प्लानर इज फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दैट इज लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट सीरीज एंड देन द क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज एज पर द एग्जाम सिलेबस। तो आपको प्लस के तो सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको क्या मिलेंगे, सपोज लेट्स से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। हाँ, तो इसका रेट्स देख लेते हैं, कितने का है, प्राइस कैसा है, क्या है। तो देखो जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है अराउंड 28,000 है 12 महीने का। मानता हूँ कि सपोज लेट्स से इसके ऊपर अवेलेबल है क्या डिस्काउंट, यस। तो आप AS Live10 को इस्तेमाल कर सकते हैं, AS Live10, एंड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 28,000। लेकिन फिर प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है, प्लस सपोज प्लस की 15,000 है, आइकॉनिक की 28,000 है, ऑलमोस्ट डबल है। ओके, तो ऐसा क्या है, तो आइकॉनिक में मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, आइकॉनिक में प्लस के फीचर तो सभी मिल ही रहे हैं, बट दीज एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। 360 डिग्री सपोर्ट जो हम लोग जिसको बोलते हैं 360 डिग्री सपोर्ट, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ आइकॉनिक में।
अब आइकॉनिक के लिए आपको थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप दोनों में से एक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 15,000 में, देखो टीचिंग तो दोनों तरफ है, अगर आपको 15,000 ही सपोज लेट्स यू कैन अफोर्ड तो यू 15,000 के लिए चाहिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फैसिलिटीज चाहिए जैसे ये है तो यू कैन गो फॉर 28,000। आपके ऊपर है, इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई आइकॉनिक ही लेना है फिर प्लस से लेना है, दोनों में से जो भी आपसे बन पड़ता है यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक कैपेसिटी। अभी उसके ऊपर दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो जब आप अप्लाई करें तो नीचे एक बटन होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप लिखना है ASLive10 ASLIVE10। तो अजिंक्य सोलंकी LIVE10 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस चीज़ का यूज़ करें, राइट। अभी विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट दी जो न्यू बैचेस शुरू हुई हैं, ठीक है, जो कुछ नए बैचेस शुरू हुई हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तुमको दे देता हूँ। ओके, सो जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर। ओके, सो ये रही बैचेस। एक मैं वीडियो को साइड में करता हूँ, देखो हाँ, तो ये नई फुल बैच, एक मास्टर बैच शुरू हुई है पूरे सिलेबस के लिए, एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो मेरी जो बैच फिलहाल चल रही है वो साइंस की बैच है, शाम को 5 to 6 बजे, ठीक है, 5 से लेकर 6 बजे तक शाम के ये क्लास चलेगी कि जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर किया जाएगा साइंस का, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो एंड PYQ एंड सैम्पल पेपर बैच भी एक चल रहा है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं साइंस ले रहा हूँ, तो आप साइंस के बैच को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर PYQs एंड सैम्पल पेपर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पावर पैक बैच। ओके, तो पावर पैक बैच में सपोज लेट अस से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो पावर पैक बैच में आई एम कंप्लीटिंग पर्सनली केमिस्ट्री एंड सपोज लेट से बायो, सपोज लेट से जो फिजिक्स पार्ट है, तो फिजिक्स पार्ट सपोज लेट से मैं ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारी मास्टर बैच है, मास्टर बैच में कंप्लीट सिलेबस बैच, उसके अंदर साइंस कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे फिजिक्स भी दूसरे बैच में चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी प्लस कोर्सेज हैं ये, तो प्लस बैच में आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ द कोड ASLive10। नाउ बिफोर आई एंड अप माई सेशन, सपोज लेट्स से डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सकें, ठीक है। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, एंड आपको सभी जितने प्रैक्टिकल सेशंस हैं आई विल टीच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।